हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का जो क्लास है पर डे की शाम की जो पर डे इवनिंग में रहता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सीटेट जुलाई 2020 के लिए या ऑल ओवर सीटेट के लिए वीडियोस रहेंगे। आप जब भी देखेंगे आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ओके, तो ये चैप्टर 2 है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो उसके कल हमने 55 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम 56 नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट भी बोल सकते हैं पहला भी, क्योंकि कल 55 था तो आज 56 है। विद्यालय निर्देशन होता है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। तो जो विद्यालय का निर्देशन होता है वो शैक्षिक निर्देशन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम संचालित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रधान अध्यापक का, कैरियर मास्टर का, अध्यापक का या अभिभावक का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिभावक का। ओके, सॉरी, अध्यापक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे छात्र जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे छात्र क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली छात्र कहलाते हैं क्या? असाधारण छात्र कहलाते हैं, सृजनात्मक छात्र कहलाते हैं, अपराधी छात्र कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है कई तरीक़ों से, तो ये इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया। जो बच्चे न्यू इनोवेशन करते हैं तो वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मक छात्र होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक, 130 से कम, 60 से अधिक या 70 से कम? तो अब जब मंदबुद्धि है तो 130 तो हो ही नहीं सकता, तो 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? एक से अधिक विषयों में कमजोर होना, अत्यधिक उत्तेजित होना, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमूर्त चिंतन की अधिकता होना प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालक? असामाजिक कार्य करेंगे तो वो प्रतिभाशाली तो बालक हो नहीं सकता, सामान्य बालक असामाजिक कार्य नहीं करेगा, मंदबुद्धि है उसे तो पता ही नहीं है समाज क्या असामाज क्या, तो वो असामाजिक कार्य कैसे करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपराधी बालक। सामान्य बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के प्रतिकूल होता है, शिक्षक के लिए सिरदर्द होता है या असामान्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने, बिट्टी ने या वर्ट की या फ्राइड की? ओके, तो ये बात कही है वर्ट नामक वैज्ञानिक ने। क्या कहा है? वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये बात किसने कही? वर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये बात कही गई है। हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? अपने को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए, विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने के लिए, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ कहाँ पर हुआ? बम्बई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में या भोपाल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलाहाबाद में। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्त करती है। तो यह बात कही है एम्ब्री स्टूप ने।
एमरी स्टूप नामक वैज्ञानिक ने कहा, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्र करना आवश्यक है। समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है। क्यों? निर्देशन प्राप्त करने हेतु, परामर्श प्राप्त करने हेतु, या निरीक्षण प्राप्त करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान निर्देशन प्राप्त करने हेतु बहुत ही आवश्यक है। अंधे बालकों की भाषा है रोमन लिपि, ग्रीक लिपि, ब्रेल लिपि, या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत करेक्ट आंसर है, इसका मतलब बहुत ही इजी आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रेल लिपि। जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए जो स्टडी होती है वो ब्रेल लिपि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? प्रतिभावान बालक, पिछड़ा बालक, बुद्धिमान बालक, या अपराधी बालक? तो इसे कहते हैं पिछड़ा बालक। जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, जो 85 जिनका आईक्यू लेवल जो है 85 होता है, उन बालकों को क्या कहते हैं? वे बालक होते हैं पिछड़े बालक। ओके, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्या है क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं कौन से छात्र आते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, या उपरोक्त सभी? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सभी बालक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बुद्धि या इडियट बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से 50 से 75, या 75 से 100। तो जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 25 होती है। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक क्या कहलाते हैं? टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से बालक जो विकलांग बालक होते हैं वे क्या होते हैं? तो 80 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, 50 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, या 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से सीखने की असमता है। प्रमुख रूप से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, या डिस्ग्राफिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मौखिक रूप से सीखने में जो अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, और डिस्ग्राफिया जो लिखने में अक्षमता होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की अक्षमता क्या होती है? अफेजिया, डिसलेक्सिया, अप्रैक्सिया, या डिस्प्रैक्सिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? ये जो 3 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं ना, देखो 73, 73, 74 और 75, ये क्वेश्चन 110% आने ही है सीटेट में। आप किसी भी ईयर का 2011 से प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिए, आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। तो इन्हें बहुत ध्यान से रखिएगा याद, क्योंकि ईजी है और 1 नंबर आराम से आपको देख ही जाता है। गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्फेक्सिया, असिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया, या डिस्कैल्कुलिया? ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है इसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। ओके, क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। अब कैलकुलेशन से कैलकुलिया बन रहा है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, गणित संबंधी अगर समस्या होगी तो कैलकुलेशन से संबंध होगी तो डिस्कैल्कुलिया। ओके, सामान्य अवधारणाओं के मध्य संबंध को ना समझने का कारक है। सामान्य अवधारणाओं के मध्य संबंध को ना समझने का कारक क्या है? दृश्य बोध कमी, दूरी सजगता की कमी, बोध की कमी, या स्मरण शक्ति की कमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोध की कमी। ओके, बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया को करने का कारक क्या होता है? गामक क्रिया निष्पादन की कमी,
स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी या दृश्य बोध की कमी। बार बार एक ही प्रतिक्रिया करने का कारक होता है गामक क्रिया निष्पादन की कमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है। स्वयं को अगर कोई मूर्ख बता रहा है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? गामक क्रिया निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी या फेल्सर सिंड्रोम। तो स्वयं को अगर कोई मूर्ख बता रहा है तो उसको जो है फेल्सर सिंड्रोम से वो ग्रसित है। ओके, दृष्टि का मुख्य कार्य है दृष्टि केंद्रित करना, स्कैनिंग, ट्रैकिंग, उपरोक्त सभी। तो ये तो आप लोग तुरंत से बता लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षमता की इकाई है। तो श्रवण क्षमता की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष, ये तो नहीं होती क्योंकि ये प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है। क्रूसिबल, ये भी नहीं होती। ऊर्जा बल, ये भी नहीं होती। डेसिबल, तो श्रवण क्षमता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर है, सामान्य श्रवण क्षमता क्या है? जो हमारी नॉर्मल सुनने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो क्या है? 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल। तो 0 से 25 डेसिबल हमारे नॉर्मल लिसनिंग की क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है नॉर्मल सुनने की, तो वो होती है 0 से 25 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILEF का पूर्ण रूप क्या है या अर्थ क्या है? तो इंटीग्रेटेड लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड लर्निंग फ्रेंडली एजुकेशन, इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ है। तो समावेशन का अर्थ क्या होता है? विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। समावेशन का अर्थ होता है विकलांग बच्चों की क्षमता शिक्षा, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTEA 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा, 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना। तो RTEA 2009 का मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी होंगे वो निःशुल्क एवं उनके लिए शिक्षा क्या होगी? अनिवार्य होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग बता लेंगे। NCERT जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था है। इसी के तहत हमारा सिलेबस होता है और इसी के तहत हमारा एग्ज़ाम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान की रचना, पाठों को याद करने पर बल, गणनाओं पर बल, अनुशासन पर बल। NCF 2005 का मूल उद्देश्य होता है ज्ञान की रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं कौन से बालक आते हैं? बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों में ये सारी विशेषताएं होती हैं, वे बौद्धिक रूप से भी बहुत निपुण होते हैं, शारीरिक रूप से भी अच्छे होते हैं और वंचन के आधार पर भी बहुत अधिक अच्छे बालक होते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, बहुल विकलांग बालक या उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक बालक, भाषा विकलांग बालक या सृजनात्मक बालक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समस्यात्मक बालक। मनोसामाजिक रूप से अगर भिन्न है तो वो एक समस्यात्मक बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या संवेगात्मक रूप से अशांत। तो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत कौन नहीं आते? तो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक जो होते हैं वो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है।
तो बौद्धिक रूप से कौन जो बालक है भिन्न नहीं है? शैक्षिक रूप से पिछड़े, सृजनात्मक, प्रतिभावान, वंचित बालक। तो जो वंचित बालक होते हैं जो बौद्धिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं प्रतिभावान, बहुल विकलांग, भाषा विकलांग या अपराधी बालक। तो जो बहुल विकलांग बालक होते हैं वे बौद्धिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से 110 IQ वाला बालक क्या कहलाता है? 90 से 110 बुद्धि लब्धि अगर किसी बालक की है तो वो किस तरह का बालक कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक, प्रखर बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, अपराधी बालक। तो 90 से 110 का बालक जो होगा वो सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। 110 से अधिक IQ वाले बालक किस तरह के बालक कहलाएंगे? मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, सामान्य बालक। ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए। समस्यात्मक बालक हो नहीं सकता, जब उसका IQ लेवल इतना हाई है तो वो समस्यात्मक कैसे हो सकता है? तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आपको आंसर ना आते हुए भी आप ये आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से कम IQ वाले बालक किस प्रकार के बालक होते हैं? वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो होते हैं 90 से कम IQ वाले होते हैं। ठीक है। IQ को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है? जन्म पूर्व क्षति, जन्मोपरांत चोट, आनुवांशिक, ये सभी। तो जो शारीरिक विकलांगता का कारण इनमें से ये सभी नहीं है। जन्म पूर्व क्षति या जन्मोपरांत चोट, जन्मांशिक, ये कुछ भी शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। क्वेश्चन बराबर रिपीट हो गया है क्या? चिंता, जन्मोपरांत चोट, जन्म पूर्ण क्षति या आनुवांशिक कारक। तो शारीरिक विकलांगता का कारण इसमें से क्या नहीं है? तो जन्मोपरांत क्षति जो है 98 आपका क्वेश्चन। हाँ, इसमें जो चिंता है, हाँ क्वेश्चन भले सेम है पर इसके ऑप्शन अलग हैं तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। शारीरिक विकलांगता का कारण इसमें चिंता नहीं है। जन्मोपरांत चोट हो सकती है, जन्म पूर्व क्षति भी हो सकती है या आनुवांशिक कारक भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकलांगता का कारण। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि सीटेट में भी ऐसा देते हों। वैसे हमने सीटेट अटेम्प्ट किया तब ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही क्वेश्चन ऑप्शन चेंज करके आया हो, पर फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा भिन्नता, चिंता, जन्मोपरांत क्षति, पारिवारिक समस्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जन्मोपरांत क्षति। शारीरिक विकलांगता का कारण हो सकता है जन्म। अब बिल्कुल सही बात है, हम लोग बिल्कुल सही से बच्चा जो होता है बिल्कुल पैदा अच्छा सा होता है, पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है उसका लेग काट दिया जाए तो वो विकलांग हो जाएगा ना। हो सकता है उसका हाथ काट दिया जाए तो वो विकलांग हो जाएगा। तो जन्मोपरांत, जन्म के उपरांत अगर कोई क्षति होती है तो वो विकलांग हो सकता है शारीरिक रूप से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रमुख कारक नहीं है? चोट, सीखने में मंदबुद्धि, संवेगात्मक रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चोट। मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रमुख कारक क्या नहीं है? चोट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सीटेट चैप्टर 2 समावेशी शिक्षा एवं, जो इसका चैप्टर का नाम इतना बड़ा है मैं बार बार भूल जाती हूँ। समावेशी शिक्षा एवं क्या है आगे, हाँ, अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे चैप्टर का ये चैप्टर 2 है। इसका ये सेकेंड वीडियो था। अभी 2 वीडियोज़ में भी और आएंगे, उसके बाद 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। और आप लोग वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए। और हम पढ़े कहते हैं कि अगर आपको वाकई में पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे आप ये वीडियो वॉच करें, अगर आप किसी भी वीडियो को वॉच करते हैं तो आप एक थीसिस अपने ऊपर लागू कर लीजिए कि आप वीडियो वॉच करेंगे। ऐसा मत कीजिए यहाँ भी वॉच किया वहाँ भी वॉच किया, इससे कुछ भी नहीं होगा, आपकी तैयारी भी नहीं होगी और आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, और ना आपको कुछ तैयार होने वाला। आप अगर कोई वीडियो वॉच करते हैं तो उसे 2 टाइम्स, कम से कम 2 टाइम्स वॉच कीजिएगा। आप नॉर्मल स्पीड में वॉच कीजिए, फिर उसको स्पीड थोड़ा बढ़ा के फिर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर नोट अगर कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपने नोट्स अपने आप से बनाएंगे ना जब 2 बार रिवीजन करके, तो सब कुछ इतना याद हो जाएगा, कभी भी आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेक श्योर 110% की गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। ओके, और
एंड आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयरचैट, डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कोई क्वेरी है तो आप उसे मेंशन कीजिएगा, उसे फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा उसे भी आंसर कर दिया जाएगा। ओके। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से क्लासेस की PDF वहाँ से आपको मिल जाए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा, आप जो सीख रहे हैं आपके मित्र भी सीखें, और इस तरह चेन बनती जाए और सब लोग सीखते जाएं। ओके, सबका बेनिफिट हो, सबका साथ सबका विकास वाली कोटेशन लेकर चलिएगा। एंड आप खबरी ऐप अगर यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत कम MB का होता है। फिर वहाँ से तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपका 10 टाइम बेटर प्रिपरेशन हो जाएगा, और वो आपकी तैयारी के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। एंड आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिएगा, और बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, और आगे बढ़ते रहिएगा। इसी जुनून के साथ हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। ओके।